हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री है या फिर ओवरऑल केमिस्ट्री की जो यूनिट 2 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखिए, अब हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने के हवाले पर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो एटम है वो किस किस चीज़ से बना हुआ है। जिस जिस कंपोनेंट से एटम मिलकर बना हुआ होता है उसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में है और स्ट्रक्चर क्या है एटम का, एटम अंदर से दिखता कैसा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू नो कि जो डिस्कवरी है इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो कैसे हुई और उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कुछ एटॉमिक मॉडल्स जो कि है थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर एटॉमिक मॉडल। फिर हम पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल के बाद हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज इक्वल टू एच म्यू। फिर हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। इससे आगे जो भी चैप्टर है वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, मॉडर्न फिजिक्स में, क्लास 12th में। चलिए स्टार्ट करते हैं। The existence of atom has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers, who were of the view that atoms are the fundamental building block of matter. पहले क्या माना जाता था कि कोई भी मैटर है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। या फिर हम बात करें जो भी सब्सटेंस है वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है। जो उसके अंदर फंडामेंटल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एक एटम है। लेकिन बाद में ऐसा पता चला लेकिन उसके अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। एटम भी कुछ पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर बना हुआ होता है। अकॉर्डिंग टू देम द कंटिन्यूड सब डिवीजन ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम्स विच वुड नॉट फर्दर डिविजिबल। इन्होंने कहा कि एटम जो है वो इन अनडिविजिबल है, मीन्स हम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट है, वो किसी से मिलकर नहीं बना हुआ है। दी वर्ड एटम हैज़ बिन ड्राइड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसका नाम है एटोमिया, जिसका मतलब है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। दिस अर्लियर आइडियाज वर mere speculations and there was no way to test them experimentally. These ideas remained dormant for a very long time and were revived again by scientists in the 19th century. 19वीं सदी तक ऐसा ही माना गया कि जो कोई भी मटेरियल है, जो भी मैटर है, वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है और जो एटम है वो सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद या फिर 19th सेंचुरी में ही साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए जिससे हमें पता चला हमारी जो थ्योरी थी जो कि डाल्टन ने दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो हमारी गलत थी। देखो भी लिखा हुआ है, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वॉज प्रपोज्ड ऑन अ firm scientist basis by John Dalton. He was a British school teacher. His theory is known as Dalton atomic theory. Regarded the atom as the ultimate particle of the matter. ये हम चैप्टर 1 में पढ़ते हैं, यूनिट 1 में, कि जो हमारा एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको बोला गया है अल्टीमेट पार्टिकल, मीन्स उससे छोटा दुनिया में कुछ भी नहीं है। Dalton atomic theory was able to explain the law of conservation of mass and law of constant proportion, law of constant composition, law of multiple proportion very successfully। हम पढ़ते लास्ट चैप्टर में डिटेल हम पढ़ चुके आगे हैं। However, it failed to explain the result of many experiment। कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कैसे एक्सपेरिमेंट? It was known that substances like glass or ebonite when rubbed with silk or fur get electric charge। हम ये पढ़ेंगे क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। जब भी हम दोनों चीज़ किसी दो चीज़ को रब करते हैं, एक से दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहुँचे हैं उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है और जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ऐसा क्यों आया, क्या ट्रांसफ़र हुआ है, उसको जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इन दिस यूनिट वी स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस
made by scientists towards the end of 19th and the beginning of 20th century. This established that atoms are made up of some subparticles, that is electrons, protons and neutrons. A concept वेरी डिफरेंट फ्रॉम डाल्टन. कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जिनसे हमें पता चला कि जो एटम है वो कुछ एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि डाल्टन ने बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया. देखो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट मोस्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. An insight into the structure of atom was obtained from the experiments on electric discharge through gases. Before we discuss this result, we need to keep in mind a basic rule regarding the behavior of charged particles. Like charge repel each other and unlike charge attract each other. ये सब बेसिक चीज़ है. जो भी अपोजिट चार्जेस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं. मीन्स नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेगा. जैसे कि हमारी मैग्नेट में होता है, साउथ साउथ पोल जो है अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल जो है वो रिपेल करते हैं. देखो ये होती है हमारी डिस्चार्ज ट्यूब. ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम पंप है, यहाँ पे जो है हाई वोल्टेज हमने अप्लाई की है, यहाँ पे जो है वो वैक्यूम की वजह से लो प्रेशर है, यहाँ पे कैथोड जो नेगेटिव चार्ज है, या एनोड जो पॉजिटिव चार्ज है. देखो अब डिस्कवरी कैसे हुई इलेक्ट्रॉन की. बात 1830 की 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग की. माइकल फैराडे showed that if electricity is passed through a solution of electrolyte, chemical reactions occurred at the electrodes, which resulted in the liberation and deposition of matter at electrodes. He formulated certain laws, which you will study in class 12th. देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा जो एक सेल लिया हमने, जब हमने उससे इलेक्ट्रिसिटी पास की, मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने लिया, इसके बारे में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे. तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई और कुछ मास जाकर डिपॉजिट हो गया हमारे इलेक्ट्रोड के पास. और फिर उसने इसको देख के कुछ हमारे पास फैराडेज लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलाइट्स के, फैराडे लॉ 1, फैराडे लॉ 2, जो आप डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे. इन मिड 1850s many scientists, mainly Faraday, began to study electric discharge in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tubes. It is depicted in figure 2.1. ये जो है figure 2.1 में है. A cathode ray tube is made up of glass containing two thin pieces of metal called electrodes sealed in it. देखो ये देख लो, आपका कांच की ट्यूब है, दो इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं, एक जो है कैथोड का काम कर रहा है, इस साइड जो है वो एनोड का काम कर रहा है. A cathode ray, the electric discharge through the gas could be observed only at very low pressure and high voltage. देखो ये तो है, लेकिन इसके अंदर जो है यहाँ पर एयर है, जो एयर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है. लेकिन अगर मैं हाई वोल्टेज दे दूँ और वैक्यूम पंप की हेल्प से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट कर दूँ, तो जो ये यहाँ पे बीच में गैस आएगी, जो बची हुई जो एरिया आ गया, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा. The electric discharge through the glass could be observed only at very low pressure and high voltage. The pressure of different gases could be adjusted by evacuation of the glass tubes. When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current start flowing through a stream of particles moving in a tube from negative electrode to the positive electrode, and these were called as कैथोड रेस और कैथोड रे पार्टिकल्स. तक क्या हुआ, जब हमने इसमें वोल्टेज अप्लाई किया, हाई वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ वोल्टेज, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो कुछ निकला कैथोड से और गया एनोड की तरफ. वो कैथोड से निकला है तो उसको हम नाम दिया कैथोड रेस. कैथोड जो है हमारा वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो जो उसे पार्टिकल निकलेंगे उस पार्टिकल को भी नेगेटिव पार्टिकल हम बोल सकते हैं. एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है. अगर हमारे पास कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं तो पॉजिटिव जो उसको अट्रैक्ट करेगा और वे पार्टिकल जो है पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे. द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग अ होल in the anode and coating the tube behind anode with phosphorescent material zinc sulfide.
अब देखो हमने क्या किया, हमने जो है जो हमारा ये एनोड है इसमें हमने ऐसे होल कर दिए कि जो भी रे आ रही है वो इससे पास ऑन हो जाए। और जो पीछे है एनोड के, यहाँ पे हमने लगा दी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। अब जिंक सल्फाइड क्या करता है, जिंक सल्फाइड के ऊपर जब कोई चीज़ कोई रे पड़ती है तो वो चमकता है। तो वही देखने के लिए कि कुछ आ रहा है, तो जो भी नेगेटिव रेज आ रही है कैथोड की तरफ, वो एनोड जो पोर्स है उससे निकलेगी और जो साइड में फ्लोरेसेंट कोटिंग है उसे टकराएंगी और यहाँ पे जो है चमक पैदा हो जाएगी। आप आगे, हाँ। When these rays, after passing through the anode, strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating. अब देखो, अब इससे हमें क्या पता चला, जो कैथोड रेज है वो कैसी है। देखो प्रॉपर्टीज पढ़ती है कैथोड रेज की। जो कैथोड रेज है वो हमें पता चला कैथोड से स्टार्ट होती है और एनोड की तरफ मूव करती हैं। दिस रेज themselves आर नॉट विजिबल, हम इनको नहीं देख सकते, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल, जैसे फ्लोरोसेंट और फोस्फोरेसेंट। मीन्स क्या है, हम इनको नहीं देख सकते, लेकिन जब हमने जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई तो चमकी, उससे पता चला रेज आ गई है। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स और कैथोड रे ट्यूब्स एंड फ्लोरोसेंट्स ऑन टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरोसेंट मटेरियल्स। अब देखो टीवी की दिक्कत है, पहले टीवी नहीं आते थे, उनके अंदर कैथोड रेज होती थी, कैथोड ट्यूब होती थी, और जब रेज जो है फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराती थी तो हमें जो चित्र है फोन टीवी में वो दिखाई देते थे। अब देखो हमें पता है ये नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव है तो सीधी जाएंगी, लेकिन अगर रास्ते में कहीं भी जैसे ये हमारी निकल रही है, ठीक है, मान लीजिए हमने अगर रास्ते में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया तो वो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखो अगर वो नेगेटिव पार्टिकल आ रहे हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव से रिपेल होंगे। लेकिन जब हमने जो है यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ना ही हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ना ही हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, ना ही हमने नेगेटिव टर्मिनल लगाया, तो उस केस में जो है ये स्टेट आ गई। लेकिन अगर मैं इन सबको प्रेजेंस करता हूँ, इफ़ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर to that expected from negative charged particles, suggesting that the cathode ray consists of negatively charged particles called electrons. The characteristics of cathode rays, means electrons, do not depend on the material of electrodes and the nature of gas present in the cathode ray tube. Thus, we can conclude that electrons are basic constituent of all atoms. देखो बेसिकली हुआ क्या, जो भी हमने इसके अंदर गैस ली, मान लीजिए हमने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक है, H2 ले ली, कैथोड से कुछ निकला, जब इससे टकराया तो इससे जो है ये निकल गया H पॉजिटिव में, और यहाँ से 2 H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल गए। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो सबके अंदर क्या सेम होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है वो किसी गैस पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर यहाँ पे आप हीलियम लोगे, आर्गन लोगे, पोटेशियम लोगे, पोटेशियम गैस होती है वैसे, जो भी गैस आप लोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर यही निकलेंगे। इसलिए कहा गया है कि जो कैथोड है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो किसी भी इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे या फिर जिसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ तक समझ में आया। आप देखो अब तक जो ये जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किए थे, ये सब किया था जे थॉमसन ने, उसको ये तो पता चल गया था कुछ तो आया है, उसने इसको नाम बोल दिया कि नेगेटिव चार्ज का कुछ है, लेकिन उसने इसको नाम इलेक्ट्रॉन नहीं रखा था, इसने कहा था नेगाट्रॉन्स। बाद में किसी दूसरे साइंटिस्ट ने उसका नाम बदल के इलेक्ट्रॉन रखा था। लेकिन अब तक इसको ये नहीं पता उसका मास क्या है, इसको ये नहीं पता कि उसका चार्ज क्या है। लेकिन इसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट की मदद से ये ढूंढने में कारीगर हो गया कि उसका चार्ज टू मास रेशो क्या है। क्या मतलब, चार्ज टू मास रेशो मीन्स मास चार्ज अपॉन मास, जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। तो एक ब्रिटिश फिजिस्ट थे जे थॉमसन, ही मेजर्ड द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ई टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग electric and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electron. When only electric field is applied, the electron deviate from the path and hit the cathode ray tube at point A.
Similarly, when only magnetic field is applied, electrons track the cathode ray tube at point C. By carefully balancing the electric and magnetic field strength, it is possible to bring back the electron to the path which is followed in the absence of इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इससे क्या देखो, इसका पता चला यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये हमारा एनोड है, यहाँ पे से होगा कैथोड से आया, इसको कैथोड मान लो, कैथोड हमारा, ये हमारा एनोड है जिसके अंदर पोर है, जो भी कैथोड रेस कैथोड से निकली है यहाँ से आई 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 आई, यहाँ पर तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल था नीचे नेगेटिव, और साथ में हमने ऐसे मैग्नेट लगा दी। जब हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो जो ये रे है वो ए पॉइंट पे गई, जब हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो जो ये रे है वो सी पॉइंट पे गई। जब हमने इन दोनों को बैलेंस करके मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने बराबर रख दी, तो ना तो ये इस साइड जा पाई ना ही वो सी पे जा पाई, वो डायरेक्ट स्टेट बी पॉइंट पे पहुंच गई। इन सब कंक्लूजन से हमने निकाला चार्ज टू मास रेशियो। देखो, Thomson argued that the amount of deviation of the particle from their path is in the presence of electric and magnetic field depend upon the magnitude of negative charge on the particle। देखो, जितना ज़्यादा चार्जेस पार्टिकल के ऊपर होगा उतना ज़्यादा वो डेविएट करेगा। सो जो डेविएशन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। एंड द मास ऑफ द पार्टिकल, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। देखो, कोई पार्टिकल आ रहा है और उसका अगर उसका वजन ज़्यादा है तो वो कम डेविएट करेगा, अगर उसका वजन कम है तो वो ज़्यादा डेविएट कर पाएगा। सो डेविएशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब देखो, जितनी हमने स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लगाई है उसके ऊपर भी हमारी डेविएशन डिपेंड करती है। अब देखो, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जो हमने लगाई इसके अंदर, अगर इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसको बहुत अच्छी तरह अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसकी जो डेविएशन ज़्यादा आएगी। तो डेविएशन का ये मेन फॉर्मूला याद रखो, डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। The strength of the electric and magnetic field. The deflection of electrons from its original path increases with the increase in the voltage across the electrodes, or the strength of magnetic field. By carrying out accurate measurements on the amount of deflections observed by the electrons on the electric field strength or magnetic field strength, Thomson was able to determine the value of specific charge, and the value of specific charge of electron is 1.758820 into 10 raised to the power 11 coulomb per kg, where me is the mass of electron in kg and c is the magnet of charge on the electron in the coulomb. Since electrons are negatively charged, the charge of electron is minus e। देखो, यहाँ से हमने पता तो लगा लिया कि जो स्पेसिफिक चार्ज क्या है, लेकिन हमें चार्ज पर्टिकुलर क्या है और मास क्या है इलेक्ट्रॉन का उसके बारे में हमें नहीं पता था। इसके बारे में हमें पता चला आर.ए. मिलिकन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे हमें ये पता चला कि जो वो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज कितना है। चार्ज जो है मिलिकन ने फाइंड आउट किया था, और चार्ज फाइंड आउट करने के बाद इस फॉर्मूले में रख के हमने जो है इसका मास भी फाइंड आउट कर लिया था। R.A. Millikan devised a method known as oil drop experiment to determine the charge on the electrons. He found the charge on the electrons to the minus e. The represent expected value of the electric charge is this. The mass of the electron was determined by combining this result with Thomson value of Em by Ma ratio, and this was the final answer of the mass of the electron, that is 9.1094 into 10 raised to the power minus 31 kg। ऐसे करके हमने फाइंड आउट कर लिया जिससे मिलिकन ओयल एक्सपेरिमेंट से। ये तो बात हो गई हमने इलेक्ट्रॉन का कैसे फाइंड आउट किया था और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन्स के बारे में। Electric discharge carried out in the modified cathode ray tube led to the discovery of canal rays। canal rays क्या है? वही कैथोड रेस। देखो, जब वो आयनाइज हुआ उससे जैसे इलेक्ट्रॉन निकले तो पॉजिटिव चार्ज भी तो निकला, और पॉजिटिव चार्ज वो एनोड से कैथोड की तरफ से आएगा, उसका हमने बोला कैनाल रेज या फिर एनोड रेज, कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स।
The characteristics of these positively charged particles are listed below. Unlike cathode rays, mass of positively charged particles depend upon the nature of gas present in the cathode ray. These are simply the positively charged gaseous ions. मतलब समझो, जो एनोड रेस की प्रॉपर्टी थी या फिर जो एनोड रेस का मास भी हम बोले, वो जो है वो कांस्टेंट था इलेक्ट्रॉन जितना ही, वो नेचर ऑफ गैस एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कैथोड के बाद एनोड रेस की या फिर कैनाल रेस की, वो डिपेंड करता है कि हमने जो कैथोड ट्यूब ली है उसके अंदर एयर कौन सी ली है। वो क्यों डिपेंड करता है? वो इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि कैनाल रेस क्या है? कैनाल रेस आर दी पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस। क्यों? जब हमने किसी भी गैस से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो जो गैसियस आयन बचा है वो हमारा कैनाल रेस या फिर एनोड रेस है। सो जो प्रॉपर्टी उस गैस की थी जिससे कि वो आयन बना है, वही तो प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेगी ना अपनी कैनाल रेस की। द चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द गैस। हाँ, चार्ज टू मास रेशियो भी गैस के ऊपर डिपेंड करता है। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। का मतलब गैस का मतलब है Q इज इक्वल टू एन एन ई जो है वो स्मॉलेस्ट चार्ज है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज है, प्रोटॉन का भी चार्ज है। और एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूजेस या फिर नंबर ऑफ चार्ज। देखो से He2+ है, इसके पास कितना चार्ज है? 2+ है, तो 2 से हम ए की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? वो आएगा 2E। तो वही लिखा हुआ है सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फोर्थ पॉइंट क्या है? द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व्ड इन कैथोड रेस। जो जैसा हमें कैथोड रेस में उसकी एक्टिविटी देखने को मिली थी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड, उससे अपोजिट हमें वो देखने को मिलती है इन केस ऑफ कैनाल रेस और कैथोड रेस। लेकिन ऐसा कैसे है? ऐसा क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि अगर हम इनकी बात करते हैं, सो ये जो है पॉजिटिव चार्ज हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो है नेगेटिव की तरफ जो है अट्रैक्ट होता है, वहीं पे जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। The smallest and the lightest positive ion was obtained from the hydrogen and was called proton। सबसे छोटा जो हमने फाइंड आउट किया था पॉजिटिव आयन, वो हमें मिला था हाइड्रोजन से। क्यों? हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन होता है, उसका अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक ही प्रोटॉन बच गया। The positively charged particle was characterized in 1919. Later, a need was felt for the presence of electrically neutral particle is one of the constituent of atom। यहाँ तक हमें पता चल गया प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में, लेकिन उसके बाद कुछ और ऐसी डिस्कवरीज हुई जिससे हमें ये पता चला इसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव तो है ही, पॉजिटिव तो है ही, एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। सो जो ये पार्टिकल है उसको डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने 1932 में। कैसे? ही बम्बार्ड अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल। मीन्स अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम की न्यूक्लियस, हीलियम He2+। तो इसने क्या किया? इसने बेरिलियम्स को के ऊपर बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल से, जिससे कि हमें जो है हमारे न्यूट्रॉन्स मिले। एंड वर स्लाइटली न्यूट्रल पार्टिकल्स when electrically neutral particles having a mass slightly greater than that of the proton were emitted। so जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। ही नेम्ड दिस पार्टिकल एज न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रल थे तो इसने उसका नाम रख दिया न्यूट्रॉन्स। द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स आर गिवन इन 2.1 टेबल में। देखो ये सिंपल्स है, इलेक्ट्रॉन का सिंपल है ही, प्रोटॉन का है P, न्यूट्रॉन का है N। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है वो होता है -E, प्रोटॉन के पास +E। न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है तो उसके पास 0 चार्ज है। जो रिलेटिव चार्ज है इसका है -1, इसका है +1 और इसका है 0। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। वहीं पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है वो बराबर होता है ऑलमोस्ट, लेकिन जो न्यूट्रॉन का है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। दिस आर इन यूनिफाइड मास। इलेक्ट्रॉन का है 0.0005
हम इसको 0 मान सकते हैं। प्रोटॉन का है 1 यूनिफाइड और न्यूट्रॉन का भी है 1 यूनिफाइड। तो यूनिफाइड में अप्रोक्स मास ले 0 1 1। देखो, different atomic orbitals were proposed to explain the distribution of these charged particles in atom. Although some of these models were not able to explain the stability of atoms, two of these models are one proposed by J.J. Thomson and other was proposed by Ernst Rutherford are discussed below. इसका मतलब क्या है, साइंटिस्ट ने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि वो उस एटम के अंदर किस प्रकार से अपना जगह बनाए हुए हैं, किस प्रकार से वो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग मॉडल दिया। जो पहला मॉडल था वो हमें देखने को मिला जे थॉमसन का, फिर आया हमारे पास अर्नस्ट रदरफोर्ड का। वो क्या देखिए, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। J. Thomson in 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape, means radius जिसकी है 10 to the power 10 मीटर यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम। सो J. थॉमसन ने हमें बताया कि जो एटम हमें देखने को मिलता है वो स्फेरिकल शेप का है, इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसने कहा एक स्फेयर शेप का है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे में फैले हुए हैं और जो नेगेटिव चार्ज है वो बीच बीच में उसके अंदर बैठा हुआ है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच अ मैनर दैट गिव मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। Many different names are given to this model, for example plum pudding model, raisin pudding model और petal model। इसने क्या कहा, इसने एटम को कंपेयर कर दिया तरबूज के साथ। इसने कहा जैसे तरबूज है, तरबूज एक स्फीयर है और जो तरबूज के अंदर जो रेड मटेरियल है वो कहा इसने पॉजिटिव चार्ज होता है इस तरह ही, और जैसे उसके अंदर बीज है उसी प्रकार उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होती हैं। This model can be visualized as the pudding or watermelon of positive charge with plums or seeds, electrons embedded into it. An important feature of his model is that the mass of atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. इसने कहा जो एटम का मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम के ऊपर। Although this model was able to explain the overall neutrality, इसने तो कहते हैं जिसना पॉजिटिव चार्ज तो ना नेगेटिव चार्ज है तो ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन जो किस प्रकार से स्टेबल है उसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। बट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट। थॉमसन को नोबेल प्राइज तो दिया गया फॉर फिजिक्स इन 1906 फॉर हिज थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। अब नेक्स्ट है रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड एंड स्टूडेंट हैंस गीगर एंड अर्नस्ट मैस्टन bombarded very thin gold foil with alpha particles. Rutherford's famous alpha particle scattering experiment is represented in figure 2.5। ये रहे देखो, इसने बेसिकली क्या किया, अल्फा पार्टिकल निकाल लेंगे। अल्फा पार्टिकल है क्या, सिंपली देखो अल्फा पार्टिकल है He2+। हीलियम जो है इसके पास 4 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। इसने से 2 जो है प्रोटॉन निकाल 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हमारे पास बन गया He2+ चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों के दोनों निकाल दिए, इसलिए हमने कहा गया है He2+ में क्या अब 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए He+2 को यानी कि अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम की न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। देखो एक डब्बा लिया, इसमें हमारे पास सोर्स रखा है अल्फा पार्टिकल्स का। इस डब्बे में से हमारे अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, लेड प्लेट से पास हुए, एक गोल्ड फॉइल है इसे टकराए तो ये ऐसे स्मॉल एंगल से डेविएट कर गए, कुछ ज़्यादातर स्ट्रेट निकल गए और जो कुछ है वो 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट कर गए। आप ऐसे देख सकते हो मोस्टली जो स्ट्रेट निकल रहे हैं, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड हो गए और जो कुछ है वो बिल्कुल ही 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो गए। A stream of high energy alpha particles from a radioactive source was directed at a thin foil whose thickness was 100 mm of gold foil. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. Whenever alpha particles struck this screen, a tiny flash of light was
was produced at that point. The result of scattering experiment was quite unexpected. According to Thomson model of atom, the mass of each gold atom in the foil should have been spread evenly on the entire atom, and alpha particles had enough energy to pass directly through the uniform distribution of masses. It was expected that the particles would slow down and change its direction only by small angles, but this don't happen. देखो, सोचा क्या था कि हीलियम के पास में एनर्जी है, वो जो है स्मॉल एंगल पर डाइवेट कर जाएगा, फिर साधा निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। हमें देखने को क्या मिला, जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट चले गए, कुछ जो डिफ्लेक्ट हुए लेकिन स्मॉल एंगल्स पे, कुछ जो है 20 जार में से एक जो है वो बाउंस बैक कर गए 180 डिग्री एंगल पे, एक 20 जार में से कोई एक। सो जो ये ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे हमने जो है कुछ कंक्लूजन निकाले रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसने क्या कहा कि जो मोस्टलेस स्पेस होता है एटम के अंदर का वो खाली है, इसलिए जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए। फिर इसने कहा कि कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है एक जगह पर कंसनट्रेटेड है, जहाँ पर जो हीलियम जो है टकराया तो बाउंस बैक हो गया। सो इसने कुछ कैलकुलेशन की और इन्होंने फाइंड आउट किया जो रेडियस है एटम की उसका ऑर्डर है 1 एंगस्ट्रॉम, और वहीं पे जो न्यूक्लियस का रेडियस है उसका ऑर्डर है 10 to the raised to the power -15 मीटर। On the basis of above observations and conclusion, Rutherford proposed a nuclear model of an atom. According to this model, the positive charge and most of the masses of atom was densely concentrated in extremely small region, and this very small portion of the atom are called nucleus by the Rutherford. इसने कहा कि जो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस की खोज भी रुदरफोर्ड ने ही की थी। The nucleus is surrounded by the electrons that move around the nucleus with a very high speed in circular path called orbits. इसने कहा कि जैसे एक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इसने ऑर्बिट बताया, इस ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन अपनी जो स्पीड बढ़ाते हुए घूम रही है विद हाई स्पीड। Thus, Rutherford's model of an atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of sun and electron revolve like the planets. तो जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में सोलर सिस्टम में सेंटर में सन होता है और चारों तरफ जो है हमारी प्लैनेट चक्कर काटते हैं, वैसे इसने कहा था कि सेंटर में न्यूक्लियस है और जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियस है आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा क्यों? देखो, मान लीजिए प्रोटॉन है, चारों तरफ चल रहे हैं, तो ये बाहर तो भाग जाएंगे, नहीं भागेंगे, क्योंकि इसके और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये जो है अपनी जगह पर स्टेबल रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल पढ़ेंगे कि हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, फिर हम पढ़ेंगे EM वेव, हम पढ़ेंगे प्लांट्स क्वांटम थ्योरी, फिर हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा, और फिर हम पढ़ेंगे क्वांटम मॉडल, और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।